मॉर्निंग एवरीवन, आप देख रहे हैं ट्रिकोलॉजी स्टडी जिला और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वो है महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी के बारे में हम पूरा डिटेल में ये वीडियो है, तो उनके जीवन परिचय से रिलेटेड उनकी जो है किताबें, उनके द्वारा किए गए सत्याग्रह, सब कुछ हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिना देरी करते देखिए, यहाँ से आप जो अगर इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखेंगे पूरे अंत तक, आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटने वाला है। कि मैं यही कोशिश करूँगी कि आपका कोई भी प्रश्न जो है वो इस वीडियो से बाहर न जाए, ठीक है। और सारी चीज़ें जो है हम इसी वीडियो में समेट के रखेंगे। तो चलिए महात्मा गांधी जी के जन्म से शुरू करते हैं हम, और हम देखते हैं कि इनका जन्म जो है वो कब हुआ था। तो देखिए, महात्मा गांधी जी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 1869। और कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन तो सभी को पता ही होगी। तो देखिए, फिर उसके बाद इनके ये हो गया इनके जन्म के बारे में। फिर उसके बाद चलते हैं इनके माता पिता। देखिए, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम जो था वो मोहनदास करमचंद्र गांधी था। एक्चुअली इनका नाम जो है वो मेन मोहनदास था, लेकिन ये मोहनदास के साथ ये जो करमचंद है ये अपने पिताजी का नाम लगाते थे। ओके, तो इसलिए इनका जो पूरा नाम है, इन्हें क्या बोला जाता था? मोहनदास करमचंद गांधी। और इन्हें जो है ये महात्मा की उपाधि मिली थी। ओके, तो इनके माता पिता के नाम देखते हैं। इनकी माता का नाम जो था वो पुतलीबाई था, और इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी, जिन्हें लोग काबा गांधी के नाम से भी जानते थे। तो अगर प्रश्न दे दिया जाए कि काबा गांधी जो है वो किसे बोला जाता था, तो बहुत लोग जो है वो महात्मा गांधी टिक करके चले आएंगे। लेकिन काबा गांधी जो है वो इनके पिताजी करमचंद गांधी को भी बोला जाता था, जो पेशे से एक क्या थे? एक दीवान थे। ओके, तो इतना चीज़ हो गया। फिर उसके बाद अब इनकी पत्नी के बारे में देखते हैं। इनकी जो वो पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा माखन जी। तो कस्तूरबा माखन जी, लेकिन इन्हें जो है महात्मा गांधी वो प्यार से कस्तूरबा बुलाते थे, इसलिए इनका नाम जो है वो कस्तूरबा ही पड़ गया। और देखिए, इनका जो विवाह था वो जब ये गांधी जी 13 साल के थे तभी उनका ये विवाह हो गया था। तो 13 साल के थे तो लगभग 1883 में इनका जो विवाह हो चुका था। और बोला जाता है कि कहा जाता है कि इनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा, ये इनसे 6 महीने बड़ी थी, लेकिन कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि वो 1 साल बड़ी थी। तो खैर, इससे कोई मतलब नहीं है आपको कि 1 साल बड़ी थी, 2 साल बड़ी थी, नहीं ये पूछने वाला है आप एग्जाम्स में। लेकिन बस ये आपको ध्यान रखने के लिए कि ये कितनी साल बड़ी थी, 6 महीने या 1 साल, जो यानी अगर ये 13 साल के थे तो ये लगभग कितने साल की थी? 14 साल की थी। बस इतनी सी बात है। उसके बाद देखिए, इनके जो कुछ और चीज़ देखते हैं। इनके जो पुत्र थे, इनके देखिए 4 पुत्र थे। खैर, इनका जो 4 पुत्र तो थे ही, लेकिन इन चारों पुत्र से पहले एक और पुत्र का जन्म होता है, लेकिन उसकी क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर देखते हैं कि इनके जो पहले पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल, फिर मणिलाल, रामदास, देवदास। तो बहुत ही आसान है याद करना, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं याद होता है तो कैसे आप याद करेंगे? देखिए, स्पेस देखिए, मैं यहाँ पे लिख देना, शायद आपको दिख जाए यहाँ पे। तो आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अगर आप जानते होंगे तो अब देखिए, इसको एम से मणिलाल, एच से हरिदास, ठीक है, हरिलाल, और आर से रामदास, और डी से देवदास। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। खैर, जो है अभी क्या हुआ है कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट नाम बदल के नाम इसका जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका नाम बदल के क्या रखा गया है। सो राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो इसीलिए कैसे याद कर लेंगे? हरिलाल, देखिए यहाँ मणिलाल, हरिलाल, रामदास और देवदास, याद होगा ये चारों। तो ये हो गया इनके जो 4 पुत्र। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, और इनका जो जन्म है ये हम अभी देखेंगे। खैर, इससे पहले आइए कि ये हमने देख लिया इनके माता पिता का नाम, इनका जन्म स्थान और इनकी पत्नी का नाम और इनके पुत्र। देखिए, और ये जो है महात्मा गांधी, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे किससे? लियो टॉल्स्टॉय से ये काफ़ी ज़्यादा क्या थे? प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय से जो है महात्मा गांधी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए इन्होंने जो है वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म भी खोला था। क्या? टॉल्स्टॉय फार्म भी खोला था। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, ये ध्यान रखिएगा। और इनके जो राजनीतिक गुरु हैं आप सभी जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो इनके राजनीतिक गुरु हैं। और महात्मा गांधी जी को इनको ही क्या बोला गया था, जब ये आए थे दक्षिण अफ्रीका से वापस जो है जब ये भारत आए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ही ने क्या बोला था
महात्मा गांधी को कि पहले आप जो है वो पूरा भारत को भ्रमण करिए, ठीक है, और यहाँ की स्थिति को क्या करिए, जानिए, तभी आप जो है यहाँ के लिए, भारत के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इन्होंने ही सलाह दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने कि भारत भ्रमण का, तो इसलिए इन्होंने जो है वो पहले जो है 2 साल तक, यानी 1915 में ये जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और 2 साल तक, लगभग 2 साल तक इन्होंने जो है वो भारत को काफ़ी भ्रमण किया था, वहाँ की स्थितियों को, वहाँ की हर जगह की स्थितियों, परिस्थितियों। तो शिक्षा के बारे में हम देखते हैं, पहले सबसे पहले इनकी जो प्राथमिक पढ़ाई थी, तो यानी स्टार्टिंग की जो इनकी पढ़ाई थी, देखिए इनका जन्म अगर पोरबंदर में हुआ था, तो इनकी पढ़ाई भी कहाँ कंप्लीट हुई थी, पोरबंदर में प्रारंभिक पढ़ाई इनकी कंप्लीट हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा, यानी मैट्रिक की तक की पढ़ाई जो कहाँ से थी, उसके बाद एल्बर्ट हाई स्कूल जो कि राजकोट में है वहाँ से की थी। फिर उसके बाद ये 1888 में ये वकालत की पढ़ाई करने कहाँ चले जाते हैं, ब्रिटेन में। और वकालत की पढ़ाई ये कब तक करते हैं, 3 साल तक करते हैं, 1888 से 1891 तक ये 3 साल तक क्या करते हैं, वकालत की पढ़ाई करते हैं। जैसे हमारा ग्रेजुएशन 3 साल का हम करते हैं, उसी तरह समझिए ना, ये भी क्या करते हैं, वकालत की पढ़ाई 3 साल तक करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ये वकालत की पढ़ाई करके कहाँ चले जाते हैं, भारत चले जाते हैं, यानी 1891 में इनकी पढ़ाई जो है कंप्लीट हो जाती है और ये कहाँ चले जाते हैं, भारत चले जाते हैं। भारत जाने के बाद फिर ये काफ़ी अपना जो है वकालत ट्राई करते हैं कि कहीं इनका जम जाए थोड़ा वकालत, लेकिन जमता नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये एक फर्म से जुड़ जाते हैं, किससे, एक फर्म से जुड़ जाते हैं। उस फर्म से जुड़ने के बाद जो है वो क्या करता है कि वही जो जिस फर्म से ये जुड़े होते हैं, वो फर्म इन्हें एक केस देता है, दादा अब्दुल्ला का केस, यानी जिसे शेख अब्दुल्ला भी बोलते हैं। तो इस शेख अब्दुल्ला के जो एक गुजराती व्यापारी होता है, इसके केस के मामले में इन्हें 1893 में कहाँ जाना पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ता है। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। और कुछ और इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो गांधी जी का जो कुछ पर्सनल सेक्रेटरी कौन कौन है, तो पर्सनल सेक्रेटरी 2 लोग थे, कौन, महादेव देसाई और प्यारेलाल। तो महादेव देसाई और प्यारेलाल दोनों क्या थे, इनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। और अगर इनकी पर्सनल डॉक्टर की बात करें तो हाँ, इनकी पर्सनल डॉक्टर भी थी, उनका नाम क्या था, डॉक्टर सुशीला नैयर। ये क्या थी, ये प्यारेलाल की कौन थी, सिस्टर थी। कि जो इनके पर्सनल सेक्रेटरी थे प्यारेलाल, उनकी सिस्टर कौन थी, डॉक्टर सुशीला नैयर। ओके, और टाइटल्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो इनकी जो टाइटल्स, यानी उनको उपाधियाँ कौन कौन सी मिली थी, तो महात्मा की उपाधि जो थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें दी थी। और अगर बात करें राष्ट्रपिता की उपाधि, तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और अगर बापू की उपाधि बोले, यानी बापू इन्हें किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या कहा था, बापू कहा था। और अगर अर्धनन फकीर की बात करें तो विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनन फकीर कहा था। देखिए, जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, यानी गोलमेज सम्मेलन, तो ये आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। वो 3 गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे, 1930, 1931 और 1932। ये 3 साल जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं, जो कि महात्मा गांधी जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं हिस्सा लेने, तो ये क्या होता है, सिर्फ एक धोती पहन के जाते हैं इस गोलमेज सम्मेलन में। तो इसी टाइम जो है विंस्टन चर्चिल इन्हें क्या कहता है, अर्धनग्न फकीर बोलता है। उसके बाद देखिए, 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था महात्मा गांधी जी को, वो लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। तो ये सभी टाइटल्स जो इन्हें उपाधियाँ मिली थी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टाइटल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता इन्हें किसने कहा था, महात्मा की उपाधि ने किसने दी थी, बापू किसने कहा था, और नन फकीर जो है वो किसने कहा था। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर इनके देखिए, इनके अगर पुत्र की बात करें तो आप लोगों को पता है कि इनके जो 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। देखिए, इनसे पहले भी जब ये महात्मा गांधी जी की जब शादी होती है 1883 में, तो होता क्या है, 2 साल बाद ही इनका एक और पुत्र होता है। ठीक है, इनका पुत्र होता है, लेकिन उसकी क्या हो जाती है, 1885 में मृत्यु हो जाती है। और इसी साल जो है वो इनके पिता करमचंद गांधी की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो काफ़ी दुखद समय रहता है 1885 गांधी जी के लिए। और फिर उसके बाद देखिए कि हरिलाल की जो, देखिए इसके 3 साल बाद, यानी जब इनका की पुत्र की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जिस साल ये बैरिस्टर की पढ़ाई, यानी वकालत की पढ़ाई करने जब ये ब्रिटेन जाते हैं, उसी साल इनका पहला पुत्र होता है हरिलाल। फिर उसके बाद जब ये वापस आते हैं इंडिया, तो इंडिया आने के बाद ही भी 1892 में जो है इनका दूसरा पुत्र होता है मणिलाल। फिर 1897 इनका तीसरा पुत्र रामदास, और 1900 में यानी 1900 में इनका चौथा पुत्र देवदास होता है। तो ये देखिए, ये आप क्रम भी याद रखिएगा कि कब कब इनके पुत्र होते हैं। इस क्रम से याद करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि एक चीज़ आपको पता चलेगा कि इनका जो है ये भारत जो है वो कब कब आए थे।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और देखिए इन्हें पांचवा पुत्र भी एक बोला जाता है। पांचवा पुत्र की उपाधि जो है वो उसे किससे मिली थी? तो हालांकि ये इनके रियल पुत्र नहीं थे, लेकिन जमुनालाल बजाज को क्या बोला जाता था? गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में इन्हें जाना जाता था। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे, और ये पूरे इनकी पुस्तकें हो गई। तो इनकी पुस्तकों में देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन, ये इनकी क्या थी? समाचार पत्रिकाएं थी। और देखिए इंडियन ओपिनियन आप ध्यान रखिएगा कि इंडियन ओपिनियन इन्होंने कब लिखी थी? साउथ अफ्रीका में। कब संपादित की थी? साउथ अफ्रीका में 1903 में इन्होंने संपादित की थी। और नवजीवन भी हरिजन कब किया था? हरिजन जब ये पूना पैक्ट हुआ था उस टाइम, लगभग पूना पैक्ट से पहले इन्होंने हरिजन लिखा था और संपादित करते थे। फिर उसके बाद देखिए इनकी जो पुस्तकें हैं वो हिंद स्वराज इन्होंने कब लिखी थी? 1909 में लिखी थी। ये देखिए ये ऊपर वाली चारों जो है वो इनके द्वारा संपादित की गई क्या थी? समाचार पत्रिकाएं थी। लेकिन ये सभी जो मैंने लिखे हैं ये क्या है? ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी जो कि हिंद स्वराज जो है वो इनके राजनीतिक जीवन के बारे में है। और अगर सत्य के साथ मेरे प्रयोग देखा जाए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा है। और देख लेते हैं इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, और ये तो हमने देखा है गीता माता, 7 महाव्रत और इंडिया इज़ माई ड्रीम, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज़ माई ड्रीम इन्होंने जब भारत आज़ाद होने वाला था, आज़ाद हुआ था, तब इन्होंने लिखा था इंडिया इज़ माई ड्रीम। ये सारी चीज़ें हो गई। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका गए थे, तब उन्होंने क्या किया था? डरबन से प्रिटोरिया यात्रा करते टाइम, डरबन से प्रिटोरिया रेल यात्रा करते टाइम उनके साथ एक घटना होती है। वो घटना क्या होती है कि ये क्या होते हैं कि इस टाइम जो होता है वो क्या करते हैं? फर्स्ट क्लास की ये टिकट खरीदते हैं और ट्रेन के मतलब फर्स्ट क्लास में बोगी में ये क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। लेकिन उसी टाइम जो ब्रिटिशर्स आते हैं, कुछ ब्रिटिशर्स और ट्रेन में रहते हैं, वो क्या करते हैं? इन्हें कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, यानी उन्हें क्या करते हैं? उन्हें वापस स्टेशन पर उतरने के लिए कहते हैं, ठीक है, या दूसरी बोगी में जाने के लिए कहते हैं। लेकिन ये बोलते हैं, महात्मा गांधी बोलते हैं कि मेरे पास तो फर्स्ट क्लास की टिकट है, मैं क्यों जाऊँ? तो लेकिन फिर भी उन्हें क्या करते हैं कि उन्हें जो है वो धक्के मार के क्या कर देते हैं? ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं। तो उन्हें धक्के मारकर कहाँ निकाला गया था? तो मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे, मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे इन्हें क्या कर दिया था? धक्के मार के ट्रेन से नीचे गिरा दिया था। ताकि क्यों? रंग भेद की नीति। फर्स्ट क्लास में से क्यों नहीं निकाला जा रहा था? क्योंकि ये क्या थे? सांवले थे, काले थे। अंग्रेजों की अपेक्षा फर्स्ट क्लास में वही ट्रैवल करता था जो क्या होते थे? गोरे होते थे। और उसके बाद यानी जो है गोरे काले का भेद जो था वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से था। उसके बाद क्या होता है कि इसी टाइम जो है महात्मा गांधी जो डिसीजन लेते हैं कि हम यहाँ से जो है वो रंग भेद की नीति को क्या करेंगे? उखाड़ फेंकेंगे। और इसीलिए इन्होंने क्या किया? 1894 में यानी एक साल बाद किसकी स्थापना की? नटाल इंडियन कांग्रेस की वो स्थापना करते हैं। ओके, 1894 में वो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद देखिए इनसे रिलेटेड जो है, अब देखिए हमको पता है कि 1909 में इनके बेटे का जन्म होता है। तो फिर ये क्या होते हैं? फिर ये जब भारत आते हैं 1901 में, ठीक है, एक साल बाद जो होते हैं वो जब ये भारत आते हैं तो उसी टाइम वो है कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार कब शामिल हुए थे? तो वो 1901 में ये जो है कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। ये कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? दिनशा वाचा। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? दिनशा वाचा जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे किसकी? कलकत्ता अधिवेशन की, जो, ठीक है। उसके बाद देखिए 1909 में आते हैं। तो 1909 में साउथ अफ्रीका में यानी डरबन, साउथ अफ्रीका के डरबन में ये फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना? फिनिक्स आश्रम की ये स्थापना करते हैं। और यही फिनिक्स आश्रम जो होता है वो 1912 ईस्वी में किस में बदल जाता है? फिनिक्स ट्रस्ट में। फिनिक्स ट्रस्ट में ये जो होता है, ये फिनिक्स आश्रम जो है वो बदल जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि 1906 में, 1904 के बाद आते हैं 1906 में। तो 1906 में जो है इन्होंने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का क्या किया था? विद्रोह किया था। किसका विद्रोह किया था? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन
एक्ट का विद्रोह किया था, जिसमें ये क्या हुए थे, सफल किए थे। और इसी के तहत, इसी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इन्होंने पहला अवज्ञा आंदोलन चलाया था। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, भारत में इन्होंने पहला सत्याग्रह नहीं चलाया था, इससे सत्याग्रह इन्होंने साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से ही शुरुआत कर दी थी। तो इन्होंने जो है इसी के विरोध में, ठीक है, इसके तहत जो है अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, सत्याग्रह दिया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं, और हाँ, इसी के बाद जो है 1908 में अगर हम बात करें, देखिए ये 2 साल का अंतर है। 1904 में जो है डरबन में किसके आश्रम, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिर 2 साल बाद जो बात करते हैं एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का इन्होंने विद्रोह किया। फिर 2 साल बाद की बात करते हैं 1908 में, तो प्रथम बार जोहान्सबर्ग में इन्हें क्या मिला, कारावास दंड मिला, यानी इनको प्रथम बार क्या हुआ, जेल हुई महात्मा गांधी को। उसके बाद करते हैं, फिर 2 साल बाद आते हैं, तो 2 साल बाद यानी 1910 में जो है वो एक टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं। और ये जो टॉलस्टॉय फर्म जो ये की स्थापना जो है उन्होंने इसकी सहायता किसने की थी, कॉलिन बाख ने। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इन्होंने कॉलिन बाख ने इनकी टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना करने में इनकी सहायता की थी महात्मा गांधी की। और ये जो क्या थे, कॉलिन बाख थे, एक जर्मन शिल्पकार थे। ये चीज़ आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। हो गया 2 साल का अंतर। 1904 में हमने देखा, 1906 में देखा, फिर 1908 में, फिर 1910 में। ये चीज़ हो गया आपको 4 साल का अंतर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 1901 में हमने देखा कि कांग्रेस के अधिवेशन में ये शामिल हुए थे पहली बार। उसके बाद आते हैं कि 1913 में, तो 1913 में देखिए ये जो है साउथ अफ्रीका में ये इनका आखिरी विद्रोह था, आखिरी सत्याग्रह था। विद्रोह या कहिए या फिर सत्याग्रह कहिए, 1913 में। तो 1913 में जो है इनका जो सत्याग्रह था वो गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध था। ये गिरमिटिया प्रथा होता क्या था, तो देखिए जो है वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में जो है भारतीय मजदूरों को एक निश्चित समय के लिए क्या कर लिया जाता था, एक निश्चित समय के लिए रहने के लिए वहाँ पे मजबूर किया जाता था। समझ जाइए कि बंधुआ मजदूर जो है बिल्कुल बना दिया जाता था। तो इसके विरुद्ध जो है 1913 में इनका जो आखिरी विद्रोह होता है, आखिरी सत्याग्रह होता है, और ये सफल हो जाता है कब, 1914 में। ठीक है, फिर ये जो 1914 में इनका जो है वो सफल हो जाता है ये विद्रोह, ये जो है इस पे इनको कामयाबी मिल जाती है, ये जो है गिरमिटिया प्रथा समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए 1914 में ये भी एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल इकाई की स्थापना की थी। किसकी, 1914 में महात्मा गांधी ने एक भारतीय अस्पताल इकाई की स्थापना की थी। और इसी के उपलक्ष्य में और इसी के लिए इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने इन्हें केसरे हिंद का स्वर्ण पदक दिया था। ठीक है, भारतीय अस्पताल इकाई को स्थापित करने के बाद ही इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इन्हें केसरे हिंद का स्वर्ण पदक दिया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं, ये तो बात हो गई 1914 की। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, ये देखिए जब फिर जो होते हैं वो फिर इतने के बाद जो है वो भारत वापस रवाना हो जाते हैं हमेशा के लिए, यानी परमानेंटली वो भारत आ जाते हैं। तो वो कब आते हैं, 9 जनवरी 1915 को वो हमेशा के लिए भारत आ जाते हैं। तो यही चीज़ हमने लिखा है, तो इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जब ये भारत आ जाते हैं तो कोचरब में, ठीक है, जो कि अहमदाबाद में है, कोचरब में क्या करते हैं, एक श्री जीवन लाल का एक घर जो है, ये भी एक क्या रहते हैं, एक बैरिस्टर रहते हैं। तो इनका घर जो है वो किराए पे लेते हैं और वहीं पे एक क्या करते हैं, एक आश्रम, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक है, इन्हीं का घर जो है श्री जीवन लाल का जो घर है वो रेंट पे लेते हैं और यहीं पे क्या करते हैं ना, एक सत्याग्रह आश्रम का स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर देखिए ये जो घर है, अब किसी का घर है तो वहाँ पे लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसलिए उन्होंने क्या किया, सोचा कि अब ये इस आश्रम को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा कहीं और। तो ये क्या करते हैं, जून 1917 में ये साबरमती नदी के किनारे जो है एक आश्रम की स्थापना करते हैं और उसका नाम देते हैं साबरमती आश्रम। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये तो बात हो गई 1917 की। उसके बाद देखिए उनके जो है तीन इम्पॉर्टेंट क्या सत्याग्रह भारत में। तो देखिए सबसे पहले भारत में जो उनका पहला सत्याग्रह बोला जाए तो पहला सत्याग्रह इनका कौन सा था, चंपारण आंदोलन। तो ये जो चंपारण है वो जगह है कहाँ पे, बिहार में। तो यहाँ पे चंपारण आंदोलन के लिए इन्हें कौन बुलाने आया था, तो आप याद रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल। कौन, रामचंद्र शुक्ल महात्मा गांधी को कहाँ बुलाने आए थे, किसके लिए,
चंपारण में इन्हें बुलाने गए थे। क्यों चंपारण में ये सत्याग्रह इन्होंने किया? क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ के किसानों से, यानी बिहार के चंपारण के किसानों से ज़बरदस्ती 3/20 हिस्से पे क्या कराई जाती थी? नील की खेती कराई जाती थी। इसी के विरोध में इन्होंने ये सत्याग्रह किया। 3/20 यानी इसे 3 कठिया पद्धति, 3/20 इसे क्या बोलते हैं? 3 कठिया पद्धति भी बोला जाता है। उसके बाद जो है ये जो है इनका जो ये सत्याग्रह रहता है ये सफल होता है। फिर उसके बाद 1918 की बात करें, ठीक अगले साल ही इन्होंने क्या किया रहता है? खेड़ा में एक कर नहीं आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, तो खेड़ा आंदोलन जिसे बोल सकते हैं आप नो टैक्सेशन सिस्टम। इसमें होता क्या है? देखिए यहाँ पे खेड़ा जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे क्या कहते हैं? भीषण अकाल पड़ जाता है। तो जिसमें क्या होता है कि भीषण अकाल पड़ने के बावजूद भी जो वहाँ के ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, वो जो क्या करते हैं वहाँ से कर वसूली जो है वो बंद नहीं करते, बल्कि कर वसूली को कितना बढ़ा देते हैं? 23% और बढ़ा देते हैं, जिससे कि बहुत परेशानियां हो जाती हैं किसानों को। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर किसी वजह से जो है उत्पादन, जो खेत में जो टोटल फसल का जो उत्पादन है, अगर 1/4 से कम होता है तो जो है किसानों को कोई कर नहीं देना होता था। लेकिन ज़बरदस्ती फिर भी ये क्या करते हैं? कर की वसूली करते हैं। तो इसी को समाप्त करने के लिए जो है वो खेड़ा सत्याग्रह होता है। फिर उसके बाद 1918 में ही जो है पहला अहमदा मिल हड़ताल होता है। देखिए पहला भूख हड़ताल अगर बोला जाए महात्मा गांधी का कौन था, तो यही था अहमदा मिल हड़ताल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे किस लिए था? यहाँ पे जो था वो बोनस से रिलेटेड जो था, जो कपड़ा व्यापारी थे, उन जो मजदूर थे उनको जो बोनस नहीं मिल रहा था, इसलिए ये विद्रोह किया गया था। तो ये भी इनका जो है ये तीनों जो विद्रोह है इनका एक तरीके से सफल विद्रोह था। फिर उसके बाद देखते हैं 1919 से 1922 में। तो 1919 से 1922 में क्या होता है कि खिलाफत आंदोलन किया जाता है। ये खिलाफत आंदोलन जो है वो भारत से रिलेटेड उतना नहीं है, बल्कि खिलाफत आंदोलन इसलिए किया जाता है ताकि जो है वो तुर्की में, देखिए तुर्की में खलीफा का पद जो है न समाप्त करने के लिए जो होता है ये खिलाफत आंदोलन किया जाता है। तुर्की में खलीफा जो पद होता है उसको ना समाप्त करने के लिए जो है ये खिलाफत आंदोलन किया जाता है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं? महात्मा गांधी भी कर रहे होते हैं। तो उसके बाद ये देखिए खिलाफत आंदोलन तो देखिए, लेकिन बाद में 1922 में जो है वो खलीफा का पद जो होता है वो समाप्त हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो खिलाफत आंदोलन भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। 1919 की बात करें, फिर ठीक अगले साल ही जो है 1920 में क्या होता है? असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है गांधी द्वारा किया जाता है 1920 में। क्यों? देखिए क्योंकि 1919 में ही है, 1919 में क्या है रहता है? एक तो रॉलेट एक्ट आया रहता है और दूसरा मॉन्टेग्यू चैम्स फोर्ड। तो ये जो है रिफॉर्म जो है ये दोनों आए रहते हैं, जिसके विरोध में इन्होंने क्या कहा रहता है? असहयोग आंदोलन गांधी जी किए रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये असहयोग आंदोलन जो है वो 5 फरवरी 1922 को जो है वो हिंसक रूप में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चौरी चौरा कांड, जिसे क्या बोला जाता है? चौरी चौरा कांड के रूप में जाना जाता है। कब? 5 फरवरी 1922 में। तो ये हिंसक रूप में बदल जाता है, इसीलिए जो है ये असहयोग आंदोलन क्या हो जाता है? वो समाप्त हो जाता है। क्लियर? तो ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए, 1916 में ही जब ये देखिए बीएचयू में, देखिए आपको पता है कि 1916 में जो है वो बीएचयू की स्थापना की गई थी। तो इन्होंने, गांधी जी ने ही क्या किया था? बीएचयू की स्थापना में ये उद्घाटन भाषण दिया था। किसका उद्घाटन भाषण दिया था? ओके। उसके बाद देखिए ये जो है मेन जो है, जब ये आते हैं तो उन्हें सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो इन्हें देखिए सत्याग्रह की प्रेरणा जो है वो डेविड थोरेयू के एक लेख होता है सिविल डिसोबीडियंस, यहाँ से मिलती है। देखिए किसी एक पर्सन का इनका योगदान नहीं रहता है सत्याग्रह की प्रेरणा के लिए, कई पर्सन ने मिलकर इन्हें जो होता है वो प्रेरित किया होता है। पहला तो डेविड थोरेयू के जो लेख होते हैं सिविल डिसोबीडियंस, इनसे इनको मिलता है। दूसरा लियो टॉल्स्टॉय की जो पुस्तक होती है किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इससे मिलती है। और तीसरा जो है जॉन रस्किन की एक पुस्तक होती है अनटू दिस लास्ट, इससे भी, इन तीनों पुस्तकों से जो होता है ये काफ़ी ये प्रेरित होते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम।